हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीएससी नर्सिंग का 2019 का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था आरयूएचएस के लिए, उस एंट्रेंस पेपर की हम आज जो हमारे पास इस पेपर की हम आंसर की सॉल्यूशन करेंगे और ये भी हम देखेंगे कि किस तरह के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आरयूएचएस का जो एग्ज़ाम है और एम्स नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है, इसलिए मैं आरयूएचएस के नर्सिंग के जो पेपर हुए हैं लास्ट ईयर के 4-5 साल के 2021 में एडमिशन के लिए 2021 में हुआ था जनवरी में, और 2019 का पेपर, 2018 का, 17 का, 16 का, 15, 2015 तक के मैं पेपर सारे के सारे यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो 5-6 साल के पास हमारे पास पेपर हो जाएंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो पेपर है हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और बाकी के जो भी पेपर्स मैंने या आरयूएचएस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज़ बनाए हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, करते हैं एक क्वेश्चन को स्टार्ट फटाफट से। चलिए देखिए, हम सबसे पहले केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट हो जाता है यहाँ पर 35 जो क्वेश्चन नंबर है, वो 35 जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास, इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें पूछा गया है CSCl जो यूनिट सेल होती है, इसका कोशिका जो द्रव्यमान होता है सेल का, वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए जो CSCl होता है, सबसे पहले अब देखिए क्वेश्चन हर बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन इनका पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे इस बार पहले इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक CS प्लस होता है वो एक Cl माइनस के इक्वल होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो CS प्लस होता है आपका, ये CS प्लस होता है, ये आपका सेंटर में होता है, और बाकी की जो और आपके पास जो Cl है वो आपके पास कहाँ होते हैं, सेंटर पे नहीं बल्कि कोनों पे होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपके कोनों पे होते हैं Cl, यहाँ पर हो गया, जैसे इस जगह हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, सेम टू सेम चारों इस साइड भी हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से आपके होते हैं। तो देखिए आपको ये किस टाइप का लगेगा, ये आपको BCC टाइप का लगेगा, काय केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, बॉडी सेंटर जो आपके पास सेल होती है उसके टाइप का होता है। तो यहाँ पर एक एक के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि CS जो प्लस होता है वो कहाँ आता है। तो CS जो प्लस होता है वो आपके सेंटर में आता है, Cl कहाँ आता है, वो आपके एकक कोशिका या यूनिट सेल के कॉर्नर पे आता है। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो रेशियो होता है वो यहाँ पर होता है 8:8, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यूनिट सेल है FCC और उसका कितना % एरिया जो है वो एक कोशिका के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। तो वो आपका कितना होता है, यानी आपसे पैकिंग फ्रेंसी पूछी गई है, तो यहाँ पर आपके पास 74 हो जाएगा। FCC के लिए 74 होता है। अब की बार हो सकता है कि BCC का पूछा जाए आपसे, उसके बाद हो सकता है SC का पूछा जाए सिंपल का, तो ये होता है 52.4%, ये होता है आपका 68%। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आइडल सॉल्यूशन के लिए कौन सी इक्वेशन राइट है। तो आप लोगों को पता है कि आइडल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जो V होता है आपके पास, डेल्टा V होता है वो क्या होता है 0, और डेल्टा H भी क्या होता है 0। आप इसमें देखेंगे तो आपको जो स्टार्टिंग के दोनों A ऑप्शन है और आपका C ऑप्शन है, A और C, सॉरी ओनली A ऑप्शन ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको V और H दोनों 0 दिख रहे हैं। तो आपको और कुछ देखना ही नहीं था, डेल्टा S की वैल्यू और डेल्टा G की वैल्यू तो आपको देखनी ही नहीं थी, क्योंकि डेल्टा S और G के बारे में राउल्ट के जो रूल्स हैं उसमें NCERT के बारे में ऐसा कुछ, NCERT में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, वो अपने को अलग से इंफॉर्मेशन देखनी पड़ती है। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो डेल्टा V आपका 0 होता है, डेल्टा H 0 होता है। ये कौन से ऑप्शन में, केवल A ऑप्शन में, तो A ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा G नेगेटिव होता है तभी आपकी रिएक्शन कैसी होती है, पॉसिबल होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी हो पाती है आपकी। तो डेल्टा G नेगेटिव होने के लिए आपके पास क्या होगा, देखो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, अब ये H तो आपके पास पहले से ऑलरेडी 0 है। अब इसको अगर आपको नेगेटिव लाना है तो टेम्परेचर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो डेल्टा S क्या होना चाहिए आपके पास, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपके पास डेल्टा S भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे कि डेल्टा S की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, जैसे आपके पास बेंजीन है, फिर मेथिल एल्कोहल है, फिर आपके पास एनिलीन है, ठीक है, फिर नाइट्रोबेंजीन है। तो इनके आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है रूम टेम्परेचर पे, और हाईएस्ट वेपर प्रेशर आपसे पूछा है, अधिकतम वाष्प दाब आपसे पूछा है। तो देखिए जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, पहले हम बात करते हैं जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के, वांटाप गुणांक के। और जो आपका वेपर प्रेशर होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। तो आप यहां से ये दिमाग लगा सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेपर प्रेशर के। अब आप देख लीजिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट, आप ये देख सकते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे मैक्सिमम। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपके लिए देखिए ये आपका 65 किसके लिए, सेकंड के लिए। तो कौन सा हो जाएगा, CH3OH। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, CH3OH। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखिए दोबारा से देख लीजिए। वेपर प्रेशर ये अगर इंक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम है उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट मेथिल एल्कोहल का यहाँ पर आपको दिया गया है, होता कितना भी हो लेकिन क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वही आपको मानना है, 65 डिग्री सेल्सियस सबसे कम है। तो यहीं से आपका वेपर प्रेशर मैक्सिमम इसी का हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 ग्राम यूरिया है। अब की बार आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, यूरिया का फॉर्मूला। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, याद रखना NH2 है यहाँ पर, ठीक है, NH2CONH2 फॉर्मूला होता है। इसमें लिखा गया है 1 ग्राम यूरिया 75 ग्राम वाटर में डिजोल्व है, ठीक है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.114 डिग्री सेल्सियस आ गया। आपसे यूरिया का मोलिकुलर वेट भी आपको दिया गया है 60.1, आप 60 मान लेना। आपसे वाटर का केबी पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है आपके पास केबी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम यहाँ पर क्या है, मोलिलिटी, मोललता, क्या है, मोललता। अब ये आपको निकालनी है। तो देखिए डेल्टा टीबी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके पास जनरली होना कितना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, कितना 114, तो कितना हो जाएगा, तो आपके पास 0.114 आपके पास डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी। केबी की वैल्यू आपको निकालनी है। एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, W/MB इंटू 1/W kg में। तो देखिए या 1000 बटे आप ग्राम में कर सकते हैं, आपके पास ग्राम में दिया हुआ तो आप क्या करेंगे, 1000 कर दीजिए यहाँ पर, ये 1000 हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए आपको केबी की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे 0.114 इंटू MB इंटू कैपिटल W अपॉन स्मॉल w इंटू 1000, ठीक है। अब आपको होता है स्मॉल w आपको यूरिया का दिया है कितना, 1 ग्राम, MB आपके पास 60 है और कैपिटल W आपके पास कितना है, कैपिटल W आपको दिया हुआ है 75 ग्राम। अब इनको सबको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आप सोल्व करके देख लीजिए एक बार, मैं आपको बता देता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो देखिए आपके पास वैल्यू है 0.114 इंटू 60 इंटू 75 बटे 1 इंटू 1000, यही थी आपके पास वैल्यू। इसे सोल्व कर लीजिए। जैसे आप सोल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा। अब देखिए ये 4 है तो ये आपके पास ये इसको 3 टाइम्स ब्रेक कर देगा, ये नीचे 2 हो जाएगा और आप इसे करेंगे तो 0.057 इंटू 9, इसे आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये समथिंग 5.5 इंटू 13 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बात समझ में आ गई। फॉर्मूला बस आपको कुछ नहीं लगाना था, डेल्टा टीबी आपको पहचानना था। तो 100.114 में से आप 100 को माइनस कर दीजिए 100 को, तो आपका ये कितना आ जाएगा 0.114 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा टीबी की वैल्यू आपके पास ये वाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास एक इक्वेशन दी गई है और इसमें आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो यहाँ पर के की वैल्यू आपको दी गई है, साथ में टेम्परेचर आपको दिया गया है।
के की वैल्यू आपको दी है, साथ में टेम्परेचर दिया है। आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब देखिए आपको T1 दिया है, जो K1 है इस पहले वाले K को 5.03 इंटू 10 का -2 वाले K को आप क्या मान लीजिए K1, तो K1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, T1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, K2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, T2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 2.303 R की वैल्यू 0.083 रख दीजिए और सोल्व कर लीजिए। EA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जब आप सोल्व करेंगे तो EA की वैल्यू आपके पास सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर आपके पास जो थर्ड स्टेटमेंट है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन इज रेट लॉ इक्वेशन, तो आपके पास सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी के इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोलाइडिकल का कण का आयतन Vc, विलयन कण का आयतन वास्तविक विलयन में Vt व निलंबन कण का आयतन Vs को निरूपित किया जाता है। तो आपके पास देखिए जो सॉल्यूशन होगा वो निलंबन कण का ज़्यादा होगा क्योंकि वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद कोलाइडल कण का हो जाएगा, सबसे कम होगा आपके रियल वास्तविक सॉल्यूशन का, क्योंकि जो जितना अच्छे से डिसॉल्व हो पाएगा उतनी बॉन्डिंग अच्छी होगी, और बॉन्डिंग अच्छी होगी तो उतनी नज़दीक रहेंगे। निलंबन जो होता है उसमें बॉन्डिंग थोड़ी वीक होती है, इस वजह से दूर दूर भागते हैं, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट किस में देखा जाता है, तो ये आप सब लोगों का बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन आया है, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन में दिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी आयन की एक कोलाइडल विलयन में स्कंदन क्षमता डिपेंड किस पे करती है, तो स्कंदन जो क्षमता होती है वो आपके चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और साइन पे दोनों पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक पॉजिटिव के लिए बताएगा एक नेगेटिव के लिए बताएगा, तो साइन पे तो से आ गया, और मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास गैल्वेनिक सेल डिपेंड करता है, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज किस किस पर डिपेंड करता है, तो ये आपके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंजेस आता है उस पर भी, तो ऑल ऑप्शन डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि एक रिएक्शन है ये वाली FeZn+2 ZnFe+2, यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Zn का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसके लिए आपको E0 की वैल्यू पहले से दी गई है 0.32 वोल्ट दी गई है। आपसे पूछा गया है कि Fe+2 की कंसंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पे, जब Zn+2 की कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, तो बिल्कुल एक शानदार सा सिंपल सा तरीका है, आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है। अब देखिए मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, आपको पता है कि यहाँ पर Fe+2 क्या है, प्रोडक्ट है, एनोड है, अपॉन Zn+2। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। आपको पता है Fe+2 की कंसंट्रेशन तो आपको निकालनी है, Zn+2 की आपको 1 दी है, एन की वैल्यू यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है +2 का, तो एन की वैल्यू आपके 2 हो जाएगी। ई सेल इक्विलिब्रियम पे पूछा तो ये ई सेल 0 हो जाएगा, E0 सेल की 0.32 आपको वैल्यू दी है, तो बस आंसर कर लीजिए। यहाँ से अब क्या दिक्कत है, आपका आंसर आ जाएगा 0.32, ये इस साइड आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग में आपके पास Fe+2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी लॉग Fe+2 की जो कंसंट्रेशन आपके पास आएगी, Fe+2 की जो कंसंट्रेशन आपके पास आएगी वो आएगी 10.81। ठीक है, 10.81 माइनस में, तो यहाँ पर Fe+2 की आप कंसंट्रेशन जो देखेंगे, देखो माइनस में आई है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस रहेगा ना, Fe+2 ये माइनस में रहेगा आपका, ये माइनस में था ये, क्योंकि इसको प्लस कर दिया आपने तो ये माइनस में रह जाएगा।
क्योंकि एक का ही साइन चेंज कर सकते हो, दोनों का थोड़ी कर सकते हैं। तो आपके पास लास्ट में जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास बनेगी log Fe+2 की जो कंसंट्रेशन है आपके पास वो बन जाएगी माइनस में 10.81। अब आपको पता है इसको अगर log हटाना है तो Fe+2 की जो आपको कंसंट्रेशन लेके आनी पड़ेगी वो कितनी लेके आनी पड़ेगी, log हटाएंगे तो यहाँ एंटी लॉग हो जाएगा, और एंटी लॉग में इसकी वैल्यू होती है जो होता है पूरा का पूरा ये पावर में चला जाता है। अब ये माइनस में तो 10 की और माइनस 10.81 है तो इसे -11 लिख देंगे, और जो 81 की जो वैल्यू होती है log में वो होती है 1.5 के समथिंग। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 की और -11। अब ये कौन से ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला आपके सी ऑप्शन में लगभग करेक्ट बैठ रहा है 1.4, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दूसरी सारी मर्दा धातुओं की तुलना में बेरिलियम के ऑक्साइड, आपसे बेरिलियम के ऑक्साइड की नेचर पूछी गई है। तो देखिए अप टू डाउन जाने पे जो ऑक्साइड की बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होती है, अप टू डाउन जाने पे, यानी बेरिलियम से आप बेरियम की तरफ जाओगे तो आपके पास बेसिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऊपर ही ऊपर वाला ये बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो जनरली होता तो कैसा है, एम्फोटेरिक होता है, लेकिन एसिडिक नेचर भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा, मोर एसिडिक एंड एम्फोटेरिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेसिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक जो सारी एल्काइली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, अभी बताया मैंने, बेसिक नेचर होती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है यहाँ पर, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा गया। तो आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाओगे तो रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देख लीजिए अब क्या दिक्कत है यहाँ पर, और लेफ्ट टू राइट जाते हो तो रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये ध्यान रखना। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेरे पास है क्या क्या। यहाँ पर मेरे पास लिथियम है, लिथियम के बाद मेरे पास यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के बाद यहाँ पोटेशियम है, यहाँ पर मेरे पास मैग्नीशियम है पीरियोडिक टेबल में, और यहाँ पर मेरे पास क्या था, कैल्शियम। तो देखिए लिथियम तो सबसे छोटा हो गया, चारों ऑप्शन में आप देखेंगे सबसे छोटा लिथियम आपको दिख रहा है। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम और सोडियम में से बड़ा कौन सा, मैग्नीशियम। पोटेशियम कैल्शियम में से बड़ा कौन सा, पोटेशियम। तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद लिथियम। ये किस में है वो देख लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, NO2 माइनस, NO2 प्लस और NO2 में बॉन्ड ऑर्डर आपसे, सॉरी बंद कोण पूछा गया है, बॉन्ड एंगल आपसे पूछा गया है। तो देखिए तीनों का सेम नहीं होता, पहली बात तो तीनों की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग सी सेम होती है। NO2 प्लस की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है, ऐसी वाली। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। आपको पता है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना होता है, दो स्पीसीज के बीच में आपके पास 180 डिग्री हो सकता है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा NO2 प्लस का। तो देखिए NO2 प्लस फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी है। चलो इसको तो छोड़ो, सॉरी सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में ही है, क्योंकि देखिए इसमें तो सबसे कम है, डी ऑप्शन में तो आपके पास सबसे कम है, तो ये गलत हो गया। ए ऑप्शन में इक्वल है तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो देखिए NO2 जो होता है, NO2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, अगर हम बात करें तो NOO ऐसी आपके पास जो NO2 की स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पर दोनों में हाफ हाफ बॉन्ड होगा, और ये बॉन्ड एंगल होता है 134.3 डिग्री। ठीक है, और अगर हम NO2 माइनस की बात करें तो NO2 माइनस और NO2 की स्ट्रक्चर लगभग सी सेम होती है, ऐसा होता है यहाँ पर। और ये बॉन्ड एंगल जो होता है यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कितना होता है 115, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर रिपेल करता है, इसलिए इसका कितना हो जाता है 115 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका हो गया, सबसे ज़्यादा आपका NO2 प्लस का हो गया, उसके बाद NO2 का हो गया, उसके बाद NO2 माइनस का आपके पास बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, N2F2 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए N2F2 की पहले स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ पर ये फ्लोरीन, लोन पेयर से दूर की तरफ ये फ्लोरीन। अगर मान लीजिए
दोनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर इससे होता, नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ लोन पेयर यहाँ लोन पेयर, तो फ्लोरीन होता वो इससे इस साइड में नीचे और इससे इस साइड में नीचे, यानी लोन पेयर की साइड में नहीं बल्कि लोन पेयर के दूसरे साइड में जाएगा रिपल्सन की वजह से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गई। अब आपको पता है जैसे यहाँ से अगर हम काउंट करें तो ऐसा देख सकते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है, और एक मोनोवेलेंट 1 हो गया, 6 हो गए, 6/2। तो हाइब्रिडाइजेशन एन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई, तो इसलिए आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप वैसे देखना चाहिए तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर नाइट्रोजन का हो जाता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगले बात करें सल्फर की नेचर कैसी होती है, नेचर जो आपके पास नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है सल्फर। तो देखिए सल्फर जो आपके पास होता है वो आपके पास S8 में भी करता है, S4 में भी करता है, S2 में भी करता है, सिंपल S में भी करता है ओनली, और S6 में भी करता है। ध्यान रखना सल्फर की सारी नेचर होती है। ठीक है, तो आपके पास डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ClF3 आपसे पूछा गया है, ClF3 जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है इसकी शेप कैसी होती है, तो मैंने बताया था ये आपके पास क्लोरीन, और ये आपके पास थोड़ा सा इसे नीचे करता हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर होता है ना, इस वजह से ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, तो इसे थोड़ा सा इसे अगर बोलें तो हम विकट टी बोलते हैं, बंकित टी बोलते हैं इसको, बंकित टी आकृति की, ऐसे जैसे टी शेप होती है ना ऐसी वाली। तो ये जो दोनों बॉन्ड होते हैं थोड़े नीचे से झुके हुए होते हैं ऐसे, बस ये बंकित टी आकृति आपकी शेप होती है। तो इसमें देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, टी शेप आपके पास ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, 2 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं आपको और इनकी नेचर पूछी गई है। तो अगर हम नेचर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड की पहले अगर बात करें तो यहाँ पर कोबाल्ट है किसमें, +3 में। आपको पता है कोबाल्ट आपके पास 27 नंबर पे आता है। ठीक है, +3 हो गया तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 24, और ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। 24 इलेक्ट्रॉन्स को भर दीजिए, 1 2 3 और ये 4, 24 को आप 6 डी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और फर्स्ट वाले में एक और बढ़ जाएगा। तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहला तो कैसा हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा, या तो ये आंसर होना चाहिए या ये आंसर होना चाहिए। सेकंड की बात करें तो पेयरिंग करवा देगा, +3 है, पेयरिंग करवा देगा तो देखो इसकी पेयरिंग इसमें हो जाएगी, इसमें इस वाले में। ठीक है, और इसकी पेयरिंग इसमें हो जाएगी, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो ये सेकंड कैसा हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। तो सेकंड आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट है आपके पास पैरामैग्नेटिक और सेकंड के साथ डायामैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक कंपाउंड दे रखा है COI4-2 में मेटल का जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपके पास 3.5 BM से ज़्यादा है, यानी जो मैग्नेटिक म्यू की जो वैल्यू है वो आपके पास 3.5 BM से ज़्यादा है। ये ध्यान रखना, BM का मतलब है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की ये यूनिट होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, आपको पता है CO जो है वो +2 में है, यहाँ पर CO यहाँ पर +2 में है, तो आपके पास कितने हो गए 25 का मतलब कितना हो गया 7, CO +2 में है तो 25 का मतलब कितना हो गया 7। तो देखिए 7 आपके पास कुछ इस तरह से होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका भी पेयरिंग यहाँ करवा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पेयरिंग यहाँ होगी तो आपके पास पेयरिंग तो इसमें होगी ही नहीं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा sp3, क्योंकि एक S काम में आएगा और 3 P के काम में आएंगे, पेयरिंग तो होगी ही नहीं ना, क्योंकि I क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके पास है एल्काइल हैलाइड SN2 के लिए कौन सी। तो आपको पता है SN2 में आपके पास पेंटावेलेंट जो होती है आपके पास मध्यवर्ती जो स्पीसीज होती है वो कैसी बनती है, पेंटावेलेंट पंचसंयोजी बनती है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाला आता नहीं है, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन बनता नहीं है। तो आपके पास मिथाइल सबसे स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग हो जाएगी, मिथाइल के बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये आपका ऑर्डर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो आपके पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास
यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपसे पूछी गई है। तो देखिए स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके पास 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, ऐसा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो इनमें देख लीजिए आपके पास अगर इसकी बात करें तो 1, 2 एंड 3, तो ये तो है 3 डिग्री, ये आपके पास 1, 2, ये आपके पास 2 डिग्री है, और ये है 1, तो ये है 1 डिग्री। तो आपके पास बी सी ए हो जाएगा। बी सी ए किस में ऑप्शन है देख लीजिए आप, बी सी ए आपके पास बी सी ए बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो दुर्बल नाभिक स्नेही SN2 अभिक्रिया को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके फेवर में होते हैं, ये रॉन्ग है। नाभिक स्नेही जो है न्यूक्लियोफिलिक वो SN2 और SN1 में स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। अगला आपके पास क्वेश्चन है, एसिडिटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो Sb हाइब्रिडाइजेशन की एसिडिटी मोर होती है, फिर Sp2 की, और फिर उसके बाद Sp3 की, परसेंट एज करेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला क्या है आपके पास एल्काइन है, फिर एल्कीन है, फिर एल्केन है। अगला है 2 डिग्री हैलाइड प्रबल क्षारीय नाभिक स्नेही के साथ गर्म करने पर जनरली देता क्या है, तो ये देता है E2 प्रोडक्ट देता है। ठीक है, एलिमिनेशन। अगला है एक स्ट्रॉन्ग एसिड को HF की उपस्थिति में बेंजीन और प्रोपीन की रिएक्शन करवाई जाए तो मेनली क्या बनता है, तो जो प्रोपीन होता है या आपके पास प्रोपीन होगा तो कुछ इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा, CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये बेंजीन वाले पे आपके जुड़ जाएगा, तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए बेंजीन, ये CH आ गया, ये CH3, ये CH3, तो क्या ये आइसोप्रोपिल बेंजीन नहीं हुआ, आइसोप्रोपिल बेंजीन हो गया। तो ये सी ऑप्शन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये रहा ये प्रोपाइल है सी। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, आइसोप्रोपाइल होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन किसके द्वारा नहीं दी जाती है, तो ये आपके एनिलीन के द्वारा नहीं दी जाती। रीजन क्या होता है, एनिलीन में बेंजीन वल्ले के ऊपर NH2 होता है, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन वल्ले पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एनिलीन के नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है ये लोन पेयर इस रिंग में आ जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जबकि टोलुइन में भी इतना नहीं हो पाता, नाइट्रोबेंजीन में खींच लेता है, नाइट्रोबेंजीन में पॉजिटिव चार्ज वैसा का वैसा रहता है, बेंजोइक एसिड में वैसा का वैसा रहता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, तो इसका आंसर आपके पास 100% वाले का आपके पास सल्फोनीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमिनो एसिड में एरोमेटिक रिंग साइड चेन किस में एरोमेटिक रिंग होती है, तो आपके पास डी ऑप्शन में टायरोसिन में होती है। किस में होती है, टायरोसिन में आपके पास होती है। ठीक है, टायरोसिन में जो साइड में चेन जो एरोमेटिक रिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है। यहाँ पर ये बेंजीन वल्ले है आपके पास, यहाँ पर ये फिनोल बना हुआ होता है, और यहाँ पर आपका CH2 होता है, और बाकी का जो ये R ग्रुप है टोटल, ये क्या है, R ग्रुप है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप कोई सा भी अमीनो एसिड बनाते हो तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यहाँ पर CH, आपके पास COOH और NH2, और ये क्या होता है आर की स्ट्रक्चर अभी हमने बनाई थी कुछ इस तरह की। आर की जगह आपके पास यहाँ पर जो आर की जगह जुड़ता है वो यहाँ पर ये जुड़ता है। अगर हम बात करें तो ये CH2 इससे जुड़ जाएगा, इससे आके यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर आपकी ये बेंजीन रिंग हो गई, और ये आपका OH बन गया, ये होता है आपका टायरोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांसलेशन में आपके पास जो इनिशियल कोडोन होते हैं, प्रारंभिक कोडोन कौन से होते हैं, तो इनिशियल कोडोन की अगर हम बात करें तो जो आपके पास यूकैरियोट्स होते हैं उनमें तो होता है AUG। कौन सा होता है, AUG, इनिशियल कोडोन होता है आपका AUG। और प्रोकैरियोट्स में भी AUG तो होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में इंपॉर्टेंट कौन सा होता है आपका, GUG। तो देखिए आपको GUG तो आप इसमें किसमें दिख रहा नहीं है, AUG सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूकैरियोट्स के लिए है, यानी ह्यूमन के लिए, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके लिए, ये होता है बैक्टीरिया के लिए। प्रोकैरियोट्स में होते दोनों ही हैं इनिशियल कोडोन, लेकिन मेन ये होता है GUG। ठीक है, और इसके साथ में इस बार आपसे फाइनल कोडोन, समापन कोडोन पूछे जा सकते हैं। तो समापन कोडोन आपके पास 3 होते हैं, ध्यान रखना, UUA, UAG और
GA, ये 3 कोडोन आपके पास होते हैं, ध्यान रखना, ये होते हैं आपके समापन कोडोन। अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट के फॉर्मेशन के लिए फिनोल के साथ और कौन काम में आता है? तो फिनोल के साथ आता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा आता है? फॉर्मेल्डिहाइड, HCO। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी के और जो केमिस्ट्री के 2018 का पेपर है वो भी आपके इसी यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट डे डाल दिया जाएगा। फटाफट से एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो आप देख सकते हैं।